स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का प्री बोर्ड 2021 का जो हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। और बेसिकली ये जो वीडियो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है, ठीक है। अगर आप अपनी SA1 की तैयारी करते हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसकी भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये प्री बोर्ड और जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इसी मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपके पेपर में कुछ गलतियां हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की के बारे में। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हमें CBSE की तरफ से कोई आंसर की दी गई है। हमने क्या किया है, हमारी टीम ने मिलकर आपकी दोनों बुक्स को उठाया और बारीकी से आपके सभी चैप्टर्स का अध्ययन करने के बाद जो हमें सही आंसर लगते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद भी एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी किताब में भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के वीडियो सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है 90 मिनट्स, यानी कि आपका 1.5 घंटे की टाइमिंग है और मार्क्स वेटेज है 35, ठीक है। अब आपके किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हो, आपको सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस खंड में कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सेक्शन ए, यानी कि खंड का। अब इसमें जो प्रश्न होंगे, ठीक है, मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा, ऑप्शन भी पढ़ूंगा और जो सही ऑप्शन होगा आपको उसका उत्तर भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजनीतिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है संसाधन भूगोल, निर्वाचन भूगोल, औद्योगिक भूगोल या फिर विपणन भूगोल। तो राजनीति शब्द से ही निर्वाचन भूगोल ये संबंधित है, तो इसका कौन सा उप क्षेत्र हो जाएगा, निर्वाचन भूगोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। ऑप्शन फर्स्ट 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 285 व्यक्ति, या फिर 382 व्यक्ति, या फिर 415 व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अब ये क्या है, ये आपका जो चैप्टर 4 है मानव बस्ती वाला, उससे प्रश्न पूछा गया है कि आपको मिलान के सही ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन कॉलम एक है बस्तियों के प्रकार और सेकंड है क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गुच्छित बस्तियाँ, सबसे पहले गुच्छित बस्तियाँ, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में। अर्धगुच्छित बस्तियाँ ये पाई जाती हैं गुजरात के मैदान और राजस्थान में। पल्लीकृत बस्तियाँ ये पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में। और परिक्षिप्त बस्तियाँ ये पाई जाती हैं मेघालय, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो इसका मिलान हो गया। अब इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही युग्म है ये कह सकते हैं हम इसे, तो वो हमें अब चयन करना है। तो वो भी देख लीजिए यहाँ पे, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है। पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर केरल। तो निम्नलिखित में से जिस राज्य में भूजल का अत्यधिक उपयोग है वो राज्य है पंजाब, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर औपनिवेशिक युग में मानव भूगोल के निम्न में से कौन से उपागम का अनुसरण किया जाता था। क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण या फिर स्थानिक संगठन। तो इसका सही आंसर है प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक तरफ भाषा परिवार दिया गया है और एक तरफ शाखा या फिर वर्ग कह लीजिए ये दिया गया है।
अब देखिए सबसे पहले है भाषाई परिवार ऑस्ट्रिक, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक जो है ये सही है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये शाखा वर्ग हो गया। ऑस्ट्रिक जो है ये मान खेमेर, ये ठीक है। दूसरा है चीली तिब्बती, उत्तरी असम, ये भी ठीक है। तीसरा है भारतीय यूरोप, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। लास्ट बचता है डी, द्रविड़ मुंडा। ये वाला जो ऑप्शन है ये सही मेल नहीं है, ठीक है। ये वाला इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होती है? सामाजिक खंडों में अधिक निवेश, राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अस्थिरता, अकाल व बीमारियां। तो यहाँ पे पूछा गया है विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होती है, ठीक है। तो वो है सामाजिक खंडों में अधिक निवेश करना। ये ऐसा विकसित जो निम्न विकसित देश होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग यानी कि जो लोग अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? गंतव्य, उद्गम, आप्रवास या फिर उत्प्रवास। तो वे लोग जो अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं और छोड़े हुए स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर है? वाराणसी, सूरत, गांधीनगर या फिर रोहतक। तो गांधीनगर जो है ये एक प्रशासनिक नगर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक जो उपयोग है वो किस क्षेत्र में होता है? धरातल और जो भौम जल है इसका उपयोग सबसे अधिकतम किस क्षेत्र में होता है? घरेलू, अन्य, औद्योगिक या फिर कृषि। तो धरातलीय जल हो या फिर भौम जल हो, इन सभी का सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि में किया जाता है, ठीक है। और किसके लिए? सिंचाई के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लादांग किस प्रकार की कृषि का दूसरा नाम है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो लादांग जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि का दूसरा नाम है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में आदिकालीन निर्वाह कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम लादांग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्रोत, एक सेकेंड, हाँ, स्रोत क्षेत्र से पुरुष प्रधान, एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं कि स्रोत क्षेत्र में पुरुष प्रधान प्रवास के प्रमुख आर्थिक लाभ क्या है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो प्रमुख आर्थिक लाभ है वो है प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडियाँ, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, सही है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, सही है। सी है ग्रामीण क्षेत्र में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है। डी है ग्रामीण बस्तियों के लोग कच्चे माल के बदले नगरीय क्षेत्रों में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो ये वाला भी सही है, लेकिन ऑप्शन जो सी है, ठीक है ना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का जो ढंग है वो जटिल होता है और तीव्र होता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये मतलब गलत है, संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पेपर में क्या गलती की गई है कि देश की जगह 10 लिख दिया गया है, ठीक है। तो मात्रा लगाने में गलती हो गई होगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉम्परेटिव फार्मिंग वाज सो सक्सेसफुल, ठीक है। यानी कि किस देश में जो शाकाहारी कृषि थी उसको अधिक सफलता मिली? नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम या फिर स्वीडन। तो इसका भी सही आंसर क्या है? डेनमार्क, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन राज्यों से उत्प्रवासियों का संख्या जो है वो सर्वाधिक है? यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं
जहाँ पर उत्तर प्रवासी होते हैं इनकी संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर बिहार और असम? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक उत्तर प्रवासियों की संख्या उपस्थित है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, माल्थस, या फिर रेटजल? तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो ऑप्शन ए आपका सही है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई ने निम्न में से किस समस्या को जन्म दिया है? ऑप्शन फर्स्ट, मृदा में लवणता की कमी, मृदा अपरदन का बढ़ जाना, मृदा में क्षारीयता बढ़ जाना, मृदा की उर्वरता का बढ़ जाना। तो गहन सिंचाई से इन क्षेत्रों में जो इनकी मृदा थी उसमें लवणता में कमी आई है। अब ये प्रश्न जो है बच्चों वो आपको वर्षा जल संग्रहण वाला जो आपकी इंडिया वाली बुक है उसमें आप जब आप खोलेंगे तो क्रियाकलाप में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपके क्रियाकलाप आपके बॉक्स में से उठा के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि, या फिर रोपड़ कृषि? तो जिन प्रदेशों में केवल सब्जियां ही कृषि पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रक कृषि। क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, लेकिन चौथा जो है व्यापारीकरण, ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? यानी कि मानव भूगोल की ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए एलन सी सैम्पल, ऑप्शन बी विडाल्डी ला ब्लाश, ऑप्शन सी हार्टिंगटन, और ऑप्शन डी है रेटजल। तो इसका सही आंसर है कि ये परिभाषा जो है वो रेटजल के द्वारा दी गई है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे आप सभी। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH इसको देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? नेपाल, भूटान, भारत, या फिर श्रीलंका? तो ये जो सेम प्रश्न है वो इवनिंग शिफ्ट में भी आया हुआ है और इसका सही आंसर है भूटान। ठीक है, ये आपका जो बॉक्स है उसके अंदर ये आंसर मतलब ये जो प्रश्न है वो दिया गया है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में निम्न में से किस व्यावसायिक संवर्ग की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, इनमें ऐसा कौन सा जो व्यावसायिक वर्ग है जिसकी संख्या अधिक है? कृषक वर्ग, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, या फिर अन्य श्रमिक? तो इसका सही आंसर है कृषक वर्ग की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है इन क्षेत्रों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आदिम मानव समाज प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, या फिर मानवतावाद? तो इसका सही आंसर है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की जनगणना में प्रवास की गणना की जाती है? यानी कि जो भारत की जब जनगणना होती है तो किस आधार पर प्रवास को इसमें गिना जाता है? प्रवास के कारणों के आधार पर, स्थायी अथवा अस्थायी निवास स्थान के आधार पर, ग्रामीण और नगरीय आधार पर, या फिर जन्म का स्थान और निवास स्थान के आधार पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्म का स्थान और निवास स्थान के आधार पर भारत की जनगणना में प्रवास की गणना की जाती है। ठीक है।
तो सेक्शन ए के ये 24 प्रश्न बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, जिसमें से आपको कुल 20 प्रश्न के उत्तर देने थे। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन बी है यानी कि खंड ख है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपके 4-5 प्रश्न जो है वो मैप पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए मैप बेस्ड प्रश्न जो है वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या में जो चिन्ह है वो कहाँ पे है, तो वो देखिए इस एरिया में यहाँ पे दिया हुआ है 25, और ये एरिया कौन सा है, चीन का एरिया है ये। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तरी अमेरिका का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। अब इसमें से इसका कौन सा सही आंसर है हमें वो बताना है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का। ठीक है, 4 ऑप्शन है, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स या फिर स्टेपीज। तो इसका सही आंसर है प्रेरीज। कौन सा सही आंसर है, प्रेरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र दक्षिणी कैलिफोर्निया, मैक्सिको, उत्तरी कनाडा या फिर इंडियाना। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी कैलिफोर्निया। अब देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया होने चाहिए था, कैलिफोर्निया लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो जो चिन्ह दर्शाया गया है वो है ब्राज़ील। ठीक है, जो चिन्ह दर्शाया गया है वो है ब्राज़ील। अगला और आखिरी है मैप बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है ये वाला। ठीक है, ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब इसका जो सही ऑप्शन है हमें उसका चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 29 का, वो होगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है, मेडागास्कर द्वीप। तो ये मैप बेस्ड बच्चों क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विकासशील देशों में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होता है। दूसरा, परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने के लिए अधिक बच्चों की आवश्यकता होती है। तीसरा, परिवार नियोजन के बारे में साधनों जो संसाधन है उनकी अनुपलब्धता तथा जानकारी का अभाव। तो ये तीनों चीज़ें ही विकासशील देशों में होती हैं। अब इसमें से जो सही ऑप्शन है उसका चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सेकंड है दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी है सभी सही है और ऑप्शन डी है सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी कथन जो है ये सही है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वृद्धि को भली भांति परिभाषित नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट, वृद्धि जो है वो परिवर्तन को इंगित करती है, सही है। दूसरा है वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, सही है। वृद्धि धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, ये भी सही है। और डी है केवल धनात्मक हो सकती है, ये गलत है। ये बिंदु जो है कि वृद्धि केवल धनात्मक हो सकती है, ये वृद्धि की परिभाषा को परिभाषित नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन है विस्तृत कृषि क्षेत्र,
एक फसल के उत्पादन पर नियंत्रण, कम पूंजी निवेश, अधिक कुशल श्रमिक। ठीक है, अब हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें से कौन सा इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा। क्योंकि इस पूंजी में, मतलब इस कृषि में, रोपण कृषि में पूंजी का निवेश अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम पूंजी निवेश लिखा है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। सबसे पहले तो हम इसके मिलान करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है औद्योगिक नगर, सबसे पहला है आपका औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर है हमारा हुगली। ठीक है, दूसरा है खनन नगर, खनन नगर है हमारा रानीगंज। तीसरा है पर्यटन नगर, पर्यटन है हमारा, पर्यटन नगर है पंचमढ़ी, और शैक्षिक नगर है रुड़की। तो इस तरह से हमारा मिलान क्या बनता है, पहले का हो जाएगा आपका थर्ड, सेकंड का फोर्थ, और थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर अब जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प पे हमारा कहीं भी मेल नहीं खाता है। औद्योगिक नगर का अगर हम फर्स्ट के थर्ड की बात करें तो चलो पहला तो ये मिल गया। अब दूसरा है खनन नगर, खनन नगर हमारा बनता है फोर्थ। अब फोर्थ ऑप्शन किसी में है ही नहीं दूसरे का, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक बार इसके बारे में अपने टीचर से ज़रूर बात कीजिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो इसमें गलत दिए गए हैं। तो आपके टीचर जो है वो आपको बता देंगे। और मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी जल्दी में बनाया गया है, तो इसके ऑप्शन सही करने में, सही लगाने में काफ़ी गलतियाँ रह गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 39, उसमें भी सेम ऐसे ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो हालांकि मिलान तो मैंने आपको बता दिया किसका क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, औद्योगिक नगर हुगली, खनन नगर रानीगंज, पर्यटन नगर पंचमढ़ी और शैक्षिक नगर रुड़की, ये तो आपके मिलान हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन इसमें सही नहीं है कोई सा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का सामाजिक परिणाम नहीं है। सामाजिक परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है। विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण, खिन्नता की सतत भावना, उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। 34 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात जो है, ठीक है, ये इसका सामाजिक परिणाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है, एक तो खिन्नता की सतत भावना, दूसरा है उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात में कमी। तो इन दोनों में से जो मुझे सही आंसर लगता है वो है आपका आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। पहला, यह कार्य कठोर जलवायुविकियों द्वारा दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिम समाज के लोग करते थे। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी तथा निम्न तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो कौन सा कार्य है? ठीक है, संग्रहण, कृषि, पशुचारण या फिर रोपण। तो इसका सही आंसर है पशुचारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रवास के निम्नलिखित में से कौन सी जो धारा है वो पुरुष प्रधान है। ग्रामीण से नगरीय, अंतर्राज्यीय, ग्रामीण से नगरीय, अंतर्राज्यीय। देखिए दो है, एक अंतर्राज्यीय है, एक अंतर्राज्यीय है। ठीक है, तीसरी है नगरीय से नगरीय धारा अंतर्राज्यीय, नगरीय से नगरीय धारा राज्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण से नगरीय धारा में, जो कि अंतर्राज्यीय प्रवासीय धारा है जो कि पुरुष प्रधान है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तूफान का आँख, मृदा का परिच्छेदिका, राज्य का जीविका, ठीक है, और सड़क का है मुख। तो इसका बच्चों जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, इसका सही आंसर लिख के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसका कौन सा सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके आंसर को हार्ट दे दूंगा अगर सही होगा, ठीक है, अदरवाइज आपके आंसर को लाइक कर दूंगा। और अगर आपका आंसर सही भी होगा तो आपको आपके आंसर को किसी एक बच्चे के आंसर को मैं पिन कर दूंगा। अदरवाइज अगर आंसर नहीं आता है आपको तो आपको आंसर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में एक पिन मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? ऑप्शन ए उच्च प्रजननशील मतलब उच्च प्रजननशीलता और उच्च मत्यता, बी है महामारियां व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति, सी है जनसंख्या का अशिक्षित होना, डी है नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान। तो अंतिम अवस्था जो दर्शाती है वो है ऑप्शन नंबर डी, नगरीय जनसंख्या तथा उच्च तकनीकी ज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अब यहाँ पे क्या है कि फिर से वही चीज़ हमारे साथ फिर होने वाली है। अब देखिए युग्म 1 है गतिविधि, युग्म 2 है क्षेत्र। सबसे पहली गतिविधि है चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण गतिविधि होती है टुंड्रा प्रदेशों में। फिर है वाणिज्य पशुधन पालन, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। और फिर है रोपड़ कृषि, तो ये होती है मलेशिया में। और उद्यान कृषि होती है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या बनता है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है ऑप्शन, हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है इसमें अगर एक चीज़ ठीक होती क्या कि यहाँ पे देखिए पहले का तो तीसरा यहाँ पे है, ये ठीक है इसका, ठीक है। अब तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, इसमें से ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, दूसरा और तीसरा ये वाला इसमें गलत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो क्वेश्चन में विकल्प दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 39 आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर किस तरह से आपको पहचानना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन इस क्वेश्चन पेपर में गलत है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक के जो मैंने आपको ये 39 प्रश्न बताए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी तक आपने अगर इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ नहीं शेयर किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 40। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अभिकथन आ के बाद एक कारण है का, ये दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं अभिकथन आ। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। कारण, स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना है, ठीक है। समाधान, बल्कि समाधान नहीं संसाधन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, कि जो मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। दोनों कथन का और आ ये दोनों सही है। और जो का है यानी कि जो कारण है, ठीक है ना, जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के जो चरण होते हैं उसको एक सीरियल वाइज लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट है जनसंख्या विस्फोट, फिर रुद्रावस्था, फिर धीरे धीरे मंदगति और फिर है स्थिर अवस्था, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो पहले क्या आता है आपका, पहले आती है रुद्रावस्था, फिर आती है स्थिर अवस्था, फिर आता है जनसंख्या विस्फोट और फिर आता है धीरे धीरे मंद गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
जल अधिनियम 1974 सही है। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी सही है। जल उपकार अधिनियम 1977 ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका गलत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1977 ये इसका सुमेलित यानी कि इसका युग्म ये सही मिलान इसका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे देखिए, दिए गए कॉलम से सही युग्म बनाइए तथा उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब यहाँ पे एक मिनट में प्रश्न को पूरा लेके आता हूँ एक बार इस तरह से। हाँ, अब ठीक है। देखिए, अब पहले क्या है कि चलवासी पशुचारण के एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ है पशु। तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो यहाँ पे पाले जाते थे गाय तथा बैल। दूसरा है सहारा तथा एशिया के मरुस्थल, यहाँ पे पाले जाते थे जो पशु थे वो भेड़ तथा बकरी। और तीसरा है तिब्बत तथा एंडीज के पर्वतीय क्षेत्र, याक एवं लामा। और फोर्थ है आर्कटिक तथा उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर रेडियार। ठीक है, रेडियर जिसे कहते हैं, रेडियर। उसके बाद अब इसमें से जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मुख्य श्रमिक श्रेणी में रखा जाता है, जिसके पास एक वर्ष में 200 दिन का काम हो, या फिर जिसके पास एक वर्ष में 283 दिन का काम हो, या फिर एक वर्ष में 183 दिन का काम करने वाले व्यक्ति को, या फिर एक दिन में 183 दिन से कम काम करने वाले व्यक्ति को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता हो उसे मुख्य श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक स्वास्थ्य मूल्यांकन करने के लिए चुना गया है? जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन को जीना, शिक्षा तक पहुंच, या फिर सार्थक जीवन। तो इसका सही आंसर है कि कौन सा सूचक जो स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए चुना गया है वो है जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित जो मेगा नगर है उनको उनके जनसंख्या आकार के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से जो सही ऑप्शन है हमें उसका चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है बृहत मुंबई, ये वाला सही है। सबसे पहले बृहत मुंबई जो कि मेगा नगरों का नगरीय संकुल सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे आता है कोलकाता, थर्ड पे आती है दिल्ली, तीसरे पे आती है चेन्नई, फिर आता है बेंगलुरु और फिर आता है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी खनन विशेषता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, खनन 2 प्रकार का होता है, वृहद खनन और भूमिगत खनन सही है। खनन का सही रूप विकास औद्योगिक क्रांति के साथ में हुआ है। दूसरा, खनन की प्रक्रिया भौतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। डी है, विकसित देशों में खनन का महत्व बढ़ गया है। ये वाला गलत है। विकसित देश जो है वो अब इस खनन के कार्य से पीछे हट रहे हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो खनन से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। अब फिर से एक यहाँ पे आ गया है आपका मिलान। अब इस मिलान को किस तरह से करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आरंभिक औपनिवेशिक युग। तो ये था अन्वेषण और विवरण। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक तो ये था आपका स्थानिक संगठन। ठीक है, फिर है उत्तर औपनिवेशिक युग। तो ये थे आपके प्रादेशिक विश्लेषण। और अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक
ये था आपका क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से सही विकल्प हम चुनते हैं। देखिए यहाँ पे सही विकल्प हमें चुनना है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ये सही विकल्प है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सेक्शन बी जो है वो ख़त्म हो गया, जो कि हमने अभी तक आपके 48 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड कर लिए हैं। ठीक है, अब बच्चों आएगा हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1950 तक अनिवार्य है। ठीक है, अब ये जो है वो जल संभल प्रबंधन से संबंधित है। बच्चों ये जो जल संभल प्रबंधन से संबंधित जो स्रोत दिया गया है, इसे तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिए। हम बढ़ेंगे सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49, जल संभल प्रबंधन की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? संप्रदाय के सहयोग पर, सरकार की नीतियों पर, राज्य सरकार के निवेश पर, या फिर व्यक्तिगत आधार पर? तो इसका सही आंसर है संप्रदाय के सहयोग पर। ठीक है, इसके बच्चों जो आंसर है वो आपको इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपको जितने भी प्रश्न हैं वो उनके आंसर जो है वो आपको इसी में मिलेंगे, इसी पैराग्राफ में। कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 50, केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित जल संवर्ध विकास परियोजना क्या है? नीरू मीरू, हरियाली, अरवारी पानी संसद, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है हरियाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाली योजना के निष्पादन का काम, यानी कि हरियाली योजना जो है इसकी देखरेख, इसका कार्य कौन करता है? जिला परिषद, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, या फिर राज्य सरकार? तो इसका कार्य करता है ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक व भू और जल संपदा सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है, वो क्या है? वर्षा जल संरक्षण, जल संपदा संरक्षण, जल संभर प्रबंधन, या फिर वर्षा जल संग्रहण? अब देखिए पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है पैराग्राफ की 4th लाइन, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक और जल संपदा सहित मानवीय संसाधन, ये जो दिया हुआ है ये पढ़ लिया आपने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल संभर संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 से जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से देखिए 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब कुल जो है वो 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 3 के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, ग्राफ के आधार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 53, विश्व जनसंख्या को 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लगा? ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लगा? 15 साल। ठीक है, 3 से 4 अरब होने में कितना समय लगा? ठीक है ना, तो कितना समय लगा? 15 साल। उसके बाद 1650 से लेकर वर्तमान तक जनसंख्या की जो प्रमुखता रही है वो किस पर रही है? ठीक है, 1650 से लेकर वर्तमान तक इसकी जो प्रमुखता है वो किस पर रही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है, एक सेकेंड, इसका आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रौद्योगिक क्रांतियाँ 1650 से वर्तमान तक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिक क्रांतियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 55, 1600 ईस्वी विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो आप इस डायग्राम में जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 अरब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.5 बिलियन। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग है? ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसी पैराग्राफ में हम चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे इतना एरिया जो है वो यूरोपीय और उपनिवेशवाद और बसाव का युग है। अब ये कितना युग है हमें वो तय करना है। बच्चों इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1500 से 1700। ठीक है, आगे देखिए ये जो है दो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, यहीं पे स्किप करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी 4 प्रश्नों पे। ठीक है, 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ईजी है और इसी तालिका से पूछे गए हैं, यानी कि इसी टेबल से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे अधिक प्रवासी जो है वो किस देश से आते हैं, तो वो आते हैं बांग्लादेश से। ठीक है, और कितने आते हैं तो वो भी देख लीजिए, बांग्लादेश से आते हैं 51.2%। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये जनसंख्या है और ये प्रतिशत है। फिर है भारत में भूटान से कितने प्रतिशत प्रवासी जो है वो भारत में आते हैं भूटान से, तो भूटान का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भूटान, एक सेकेंड, हाँ भूटान से संबंधित यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला इसका ऑप्शन है 0.01, यानी कि 0.1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, भारत में दूसरे सबसे अधिक प्रवासी जो है वो किस देश से आते हैं, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे होगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश से आते हैं 51.2 और फिर आता है आपका पाकिस्तान 17.1। सबसे आखिरी प्रश्न, भारत में श्रीलंका से कितने प्रतिशत प्रवासी आते हैं, तो इसी टेबल में देख लीजिए, श्रीलंका से संबंधित है 3.7, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था वो ख़त्म हो गया है। आई होप बच्चों कि आज का ये वीडियो, आज के इस क्वेश्चन पेपर से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपके फुल्ली कंप्लीट हो गए होंगे। 2 प्रश्न ऐसे थे, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 39, जो कि कन्फ्यूज़न टाइप के थे, तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको समझा देंगे। और जिसके बारे में मैंने आपसे बोला कि इसका कमेंट आप मुझे, मतलब इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए, तो उसका आंसर जिसका सही लगेगा उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ही आपको एक जो कमेंट है वो पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें से जो मैंने आपको बोला है इस वीडियो में 2 प्रश्न बोले जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बच्चों इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर के आंसर ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, और ये मेहनत इसलिए नहीं है कि हमें वीडियो अपलोड करनी, बल्कि इसलिए है ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपने क्या लिख के आए हैं, कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है और कौन सा गलत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से जो प्रश्न बताए गए हैं, जिसका मैंने आपको बोल दिया इसका एकदम करेक्ट आंसर सही है, तो आप उसका समझ लीजिए आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, यानी कि जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर के, मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन वीडियो में लेके आऊँगा। उस वीडियो के साथ में हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।